Hello, dear students. I welcome you once again on my YouTube channel Chemistry Fever. So, today we will be discussing an important topic for class 12th in the chapter Coordination Compounds. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे. द टॉपिक इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. आज हम ये थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है. जनरली आप देखोगे ये स्प्लिटिंग होती है इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है आप देखोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को. तो हम आते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये थ्योरी किसके रिलेटेड है, इसका काम क्या है. सो ध्यान से सुने आप. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, क्योंकि इससे पहले बड़ी थ्योरियां आई है, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आई है, ताकि वो बताए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गई कि मेटल और लिगेंड में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है. और नंबर थर्ड जो है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे. मतलब कि इन नटशेल अगर बात करो आप, ऑल दीज थ्योरीज जो है दीज आर रिलेटेड टू द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड. कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में एक मेटल होता है और लिगेंड होता है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरीज आपके सामने रखी गई है. तो जो आज हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या है बेसिक चीज, इसमें मेटल और लिगेंड को ट्रीट किया जाता है एज आयंस. तो उनके बीच में जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड एज आयन आयन इंटरेक्शन. मतलब चाहे अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो, दैट इज रेफर्ड एज आयन आयन अट्रैक्शन या आयन आयन इंटरेक्शन. तो स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ. स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए डी ऑर्बिटल्स की शेप्स, हाउ दीज डी ऑर्बिटल्स लुक लाइक. क्योंकि हमें पता है डी ऑर्बिटल में dx² है, ठीक है ना. dx² माइनस y² है, dz² है, dxy, dyz, dxz. तो मैंने ऑर्बिटल्स की यहाँ पे जो शेप्स है वो ड्रा कर रखी है. अब देख लो, हमारे पास डी ऑर्बिटल जो है इसमें ये चीज होती है dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y² एंड लास्ट इज dz². तो आपका जो dxy होता है, इस ऑर्बिटल को आप कैसे ड्रा करोगे. जो आपका d ऑर्बिटल होता है dxy, इसको आप लोब्स जो है इन बिटवीन x एंड y एक्सिस, जैसे मैंने रखा x y एक्सिस, इनके बीच में लोब्स ड्रा करने हैं. इसके बाद dyz, इसमें y और z के बीच में आपने लोब्स ड्रा करने हैं. dxz, x और z एक्सिस के बीच में जो है लोब्स रखने हैं आपने. फिर dx² माइनस y², इसमें आपने लोब्स रखने हैं अलोंग x एंड y एक्सिस. और dz², इसमें लोब z एक्सिस के ही अलोंग रखे जाते हैं. जो सारे के सारे लोब्स हैं इसमें z एक्सिस के अलोंग ही रखे जाते हैं. तो आगे बात करते हैं हम, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती क्या है. जनरली हम क्या करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस. जो हमारे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे. तो अगर मैंने बात पहले भी की आपसे कि जब हमने पढ़ा था कलर ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कलर ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज में कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, इस वजह से कलर आ जाता है. अब देख लो बेटा, जो ऑक्टाहेड्रल के केसेस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, इन केस ऑफ octahedral या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन केस ऑफ octahedral complexes. ठीक है, तो हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन केस ऑफ octahedral complexes. अब आप देखोगे जो हमारा मेटल होता है और लिगेंड होता है, क्योंकि हम ये जो स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं बेटा, ये पढ़ रहे हैं हम इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे हैं उनके केस में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे.
तो हमें पता है वहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होता है इन डी सब शेल, ठीक है ना, डी में फिल होता है, डी सब शेल में, जिसके ऑर्बिटल्स ये होते हैं। डी सब शेल के ऑर्बिटल्स मैंने ड्रा कर रखे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम देखेंगे इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या होता है। मान लो बच्चे ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है, और यू कैन कॉल इट डी सबशेल, और ये इसके ऑर्बिटल्स हो गए। अब ये जो डी सबशेल है हमें पता है एट ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट पे ये आपका आ गया एनर्जी का वैल्यू। अब ग्राउंड स्टेट में जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है, चाहे इनमें से कोई भी हो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर हो, ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी जो है वो होती है डिजेनरेट, मतलब कि इन पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम है, डिजेनरेट है। अब डिजेनरेट का मतलब क्या है, इनकी एनर्जी है सेम, सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। अब अगर इसी एलिमेंट को, जो कि आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट ले रहे हो, इसी के पास लिगेंड आ जाता है, क्या आता है, लिगेंड। लेकिन बात चल रही है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। मान लो कोई लिगेंड अप्रोच करता है टुवर्ड्स द मेटल, टुवर्ड्स डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम। जब ये डी ऑर्बिटल की ओर आ जाता है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो आप ऑब्जर्व क्या करते हो कि ये जो डी ऑर्बिटल्स है ये स्प्लिट होते हैं दो सेट्स में, एक होता है हायर एनर्जी सेट और एक होता है लोअर एनर्जी सेट। लेकिन आपने ध्यान में एक चीज रखनी है, जब डी ऑर्बिटल आएगा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है आपका लिगेंड, क्योंकि लिगेंड या तो एनायोनिक होता है या न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना बेटा। एनायोनिक हो इसका मतलब उसके ऊपर, जैसे लिगेंड आपका है Cl नेगेटिव, दिस इज एनायोनिक लिगेंड, OH नेगेटिव, दिस इज एनायोनिक लिगेंड, Br नेगेटिव, दिस इज एनायोनिक लिगेंड, I नेगेटिव, दिस इज एनायोनिक लिगेंड। सपोज वी हैव वाटर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। सपोज वी हैव अमोनिया NH3, दिस इज आल्सो ए न्यूट्रल लिगेंड। तो अगर लिगेंड अप्रोच करता है टुवर्ड्स डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी चार्ज भी क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि आप यू डू नो दैट इलेक्ट्रॉन पॉजेसेस नेगेटिव चार्ज। और जो हमारे पास आ रहा है लिगेंड इस डी ऑर्बिटल के पास, स्प्लिटिंग का मतलब है ब्रेक होना डी ऑर्बिटल का दो हिस्सों। अब जो चाहे एनायोनिक लिगेंड आ जाता है, न्यूट्रल लिगेंड आ जाता है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होती है। क्या होती है, रिपल्शन। उस रिपल्शन के चलते ये डी ऑर्बिटल जो है स्प्लिट होता है दो हिस्सों में, एक होता है हायर एनर्जी लेवल, एक होता है लो एनर्जी लेवल, या हम बोलते हैं लो लेवल, या जिसकी एनर्जी होती है लेस। अब जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में बात करते हैं, यहाँ से आपका लिगेंड जो है वो अप्रोच करता है अलोंग द एक्स एक्सिस। मान लो अलोंग एक्सिस वो अप्रोच करेगा। मान लो इस लोब की चार्ज नेगेटिव है और ये जो लिगेंड है इसके पास भी चार्ज क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगी, रिपल्शन। लेकिन रिपल्शन यहाँ पे देखनी है आपने कि यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगी कि यहाँ पे। अगर लिगेंड आ रहा है वो आ रहा है अलोंग दिस एक्सिस, तो यहाँ पे लोब कहाँ लाई कर रहा है, अलोंग एक्सिस। इसकी चार्ज क्या है, नेगेटिव। लिगेंड की चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ भी क्या होगा, रिपल्शन, और यहाँ भी क्या होगा, रिपल्शन। लेकिन मुझे बताओ आप कि ज़्यादा रिपल्शन किस केस में होगी, जहाँ लोब लाई करता है अलोंग द एक्सिस या जहाँ लोब लाई करता है इन बिटवीन द एक्सिस। तो बात सिंपल है बेटा, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा आपका डी ऑर्बिटल दो हिस्सों में, एक होगा हैविंग लो एनर्जी और सेकंड वन जो है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये बात क्लियरिफाई कर दी हमने कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो आपका लिगेंड है वो अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस। अगर अलोंग द एक्सिस आता है तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड ऑर्बिटल जो है
इन तीनों ऑर्बिटल्स में लोब्स लाई करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम होगा एज कंपेयर टू दीज टू dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो ये दो ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल हो जाएंगे, इनमें रिपल्शन ज़्यादा होंगे, इसका मतलब ये जाएंगे हायर एनर्जी पे। तो जो आपका d ऑर्बिटल है, जब यहाँ पे आपने देखा d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल जो है आगे स्प्लिट हो जाएगा दो हिस्सों में। आपका जो d ऑर्बिटल है ये आगे जाके दो हिस्सों में स्प्लिट होगा। तो स्प्लिट कैसे हुआ, ध्यान रखना बच्चों। मैं कहता हूं कि जब एक लिगेंड आया, एक लिगेंड ने अप्रोच किया d ऑर्बिटल को, एक मेटल के d ऑर्बिटल को, वहां स्प्लिट हो गया, स्प्लिटिंग होगी। किसकी? d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी। जब d ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ तो हमने देखा जो आपका ऑर्बिटल है dxy, dyz और dxz, ये आ गया आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट आ गया आपका dz स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख लो बेटा एनर्जी का वैल्यू है। मैं एक बार फिर से आप ध्यान से देख लो, इसको रब करता हूँ पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। तो जब एक लिगेंड अप्रोच करता है d ऑर्बिटल्स को, दीज आर डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है, अगर एक लिगेंड अप्रोच करता है d ऑर्बिटल को तो ये d ऑर्बिटल दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक सेट है, यू कॉल दैट एज Eg सेट, और दूसरा है T2g। अब इस T2g की एनर्जी क्या होगी? लो, और इस Eg की एनर्जी क्या होगी? हाई। अब आप बोलोगे कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ही ऊपर क्यों गए? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, लिगेंड ऑक्टाहेड्रल केस में जब लिगेंड यहां से आता है तो इफेक्टिव रिपल्शन इनके बीच में नहीं होती एज कंपेयर टू दैट ऑफ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। मतलब कि dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उनके लोब्स लाई करते हैं अलोंग द एक्सिस, और लिगेंड भी अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस, तो रिपल्शन कहाँ होगी ज़्यादा? उन दोनों के केस में। दैट इज वाई दीज गो टू हायर एनर्जी लेवल। ये हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है और ये लो एनर्जी लेवल पे होता है। लेकिन आप देखोगे इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बिल्कुल अपोज होगा, क्योंकि वहाँ लिगेंड आता है इन बिटवीन दिस। अगर यहाँ से लिगेंड आ गया तो इन दो के बीच में क्या होगी? रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो ये जो इनके बीच में एनर्जी है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा ओ, डिनोटेड बाय डेल्टा ओ। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। काफ़ी इजी है, इसमें आपने यही चीज़ याद रखना है कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर हाई क्यों चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे क्यों जाते हैं, हायर एनर्जी क्यों ऑक्यूपाई करते हैं? बिकॉज इसके केस में जो ऑर्बिटल है आपका वो आता है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस रिपल्शन ज़्यादा होती है इन दोनों के केस में, तभी ये ऊपर वाली साइड जाते हैं जहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है। दिस इज रेफर्ड एज डेल्टा नॉट या डेल्टा ओ। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल, और इट इज रेफर्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। जो इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें एनर्जी लो होगी बेटा और इसमें एनर्जी क्या होगी? हाई। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब हम ये देखा कि ऐसा होता है d ऑर्बिटल्स के केस में, मतलब स्प्लिटिंग ऐसे होती है ऑक्टाहेड्रल के केस में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि ये थ्योरी आपको बताती है, ये थ्योरी आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड भी देती है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स है आपके पास, वो कॉम्प्लेक्स कैसा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या उसका नेचर क्या है? तो उस चीज़ को देख लेंगे हम। लिगेंड्स हमारे पास एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखे जाते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब है कुछ लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, कुछ जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड का जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन खुद में रिपल्शन करेगा,
वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग का एक्सटेंट कम होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग का एक्सटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है या वो ज़्यादा होता है। अब आते हम सपोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, इसके बेस पे कि कौन सा कंपाउंड मैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सपोज मान लो बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है एक D1, मतलब जिसमें D1 एक इलेक्ट्रॉन है, D2 और D3, क्लियर। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ये है ऑक्टाहेड्रल केस में D1, D2 और D3। ये यहाँ पे मैं एनर्जी रखता हूँ, यहाँ इस साइड एनर्जी का बैरियर, या आपका d ऑर्बिटल के ऊपर वाले दो लोब, ऑक्टाहेड्रल के केस में हमें पता है कौन से दो ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ड्रा करते हैं D1, D2, D3। इसका मतलब इसके D में एक इलेक्ट्रॉन है, सिंपली यहाँ रखेंगे। D2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयरिंग अभी नहीं होगी, और D3 का मतलब ये आ गया। अब अगर D4 कॉम्प्लेक्स आ गया, अब बात यहाँ पे देखनी है आपने, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स D4 आ गया, D4 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में। बेटा ये D1 है बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में, D2, D3। अब अगर D4 आ गया, D4 में आप क्या करोगे? 1, 2, 3 की यहाँ पेयरिंग करोगे कि ऊपर भेजोगे? वो डिपेंड किस पे करता है कि लिगेंड कौन सा है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये जो आपका स्प्लिटिंग का वैल्यू है ये होता है लार्ज। उस केस में जो इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन बच गया, वो ऊपर नहीं जा पाता, वो नीचे ही रहेगा। याद रखना, अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्सेस की एग्जांपल मैंने दे दी, अगर हमारे पास कोई D4 कॉम्प्लेक्स है, मान लो कॉम्प्लेक्स जो है D4 है, उसमें D में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन से 1, 2, 3, 4, और ये स्प्लिट हो गया 2 हिस्सों में, dxy, dyz, dxz और dx² - y² dz² में। अब हम यहाँ देखते हैं D4 के केस में क्या होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये डिपेंड किस पे करेगा? चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा कि ऊपर जाएगा? वो डिपेंड करता है कि लिगेंड कौन सा था। अगर बेटा आपका था स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे कि Cn नेगेटिव है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड था जैसे कि I नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये जैसे लिगेंड्स थी, इन्हें बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अगर ये लिगेंड्स थे तो स्प्लिटिंग का वैल्यू जो होगा लार्ज, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो ऊपर नहीं जा पाएगा, वो नीचे ही पेयरिंग करेगा। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। क्लियर? अब इसी D4 कॉम्प्लेक्स को हमने लिया इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ये देखा हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करते हैं, ये ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, इस वजह से पेयरिंग हो जाती है। इसी D4 की एग्जांपल अगर हम लेंगे, इसी D4 की एग्जांपल लेंगे और हम लिगेंड लेते हैं ये वाला, ध्यान रखना, और हम लिगेंड लेते हैं 1, 2, 3, दिस इज आल्सो D कॉम्प्लेक्स, D ही है ये। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, D में 4 इलेक्ट्रॉन्स है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? अगर वीक फील्ड लिगेंड था, जैसे आपका वाटर है, ठीक है, जैसे आपका वाटर है या अमोनिया है, अगर इन दोनों में से कोई लिगेंड था उस मेटल एटम के साथ, तो यहाँ स्प्लिटिंग जो है वो होगी स्मॉल। अगर स्मॉल स्प्लिटिंग है तो चौथा इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जाएगा और सिंगली ऑक्यूपाई होगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा। इस कॉम्प्लेक्स को आप बोलते हो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके बेस पे मैग्नेटिक बिहेवियर को भी आप देख सकते हो। मैग्नेटिक बिहेवियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज्यादा एसोसिएट है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही कॉम्प्लेक्स क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, उतना ही पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसमें आप देखोगे तो जो कॉम्प्लेक्स आपका है वो बिहेव करेगा लेस मैग्नेटिक। तो अगर हम D4 इसमें और D4 इसमें, ये लो स्पिन आ गया, ये हाई स्पिन आएगा। अगर हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे
कि इनमें से ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर कौन रखेगा, तो ऑब्वियसली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है दिस विल बी मोर मैग्नेटिक बिकॉज इसमें है मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये ज़्यादा मैग्नेटिक होगा। और ये जो D4 आपका है जो बना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसमें लेस नंबर या लेस मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा बिकॉज दिस पॉजेसेस लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो बात यहाँ पे बेसिक आपने याद रखनी है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो है हमें मिलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, ज़्यादा स्प्लिटिंग करके ज़्यादा दूरी पे होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स जो है T2G और EG। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन जंप जो है वो पॉसिबल नहीं होता, तो हमने देखा यहाँ बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होंगे, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसी के बेस पे आप दिखाते हो कलर भी, इसी के बेस पे आप दिखाते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये कम मैग्नेटिक होगा, मतलब कम मैग्नेटिज्म इसमें होगा, और इसमें ज़्यादा होगा बिकॉज इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? सो ये आ गया आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में स्प्लिटिंग कैसे होती है d ऑर्बिटल की ग्राउंड स्टेट में जब एक लिगेंड अप्रोच करता है d orbital of the metal atom. Hope you will understand it. Thank you very much.